हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसा कि स्पार्क टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट पेपर आपका हो चुका था, अब आज की डेट में ये सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा जिसमें केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी के क्वेश्चंस थे, है ना, तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो आइए सर एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आप मैच कर लें और वहां पर ये भी देख लें कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था और हम लोगों को उसको कैसे अटेम्प्ट करना था, उस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे बेटा। ओके, आइए फाइन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा रहा। आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली। अब आपको पता है जब भी कभी आप बेटे आयनिक बॉन्ड की बात करते हो तो याद करो, जो आयनिक बॉन्ड होता है तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है आपको पता होना चाहिए। एक होता है मेटल और दूसरा कौन सा, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम लोग देखते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये आपको पता है पहले से, है ना, और इसको आपको जानकारी भी रखनी है, समझ के भी रखना है, याद हुआ। अब आपको पता है मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, है ना, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहां पर हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, आयनाइजेशन एनर्जी। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ऐसे समझो, आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी वो तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, मोर नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मोर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, मोर नेगेटिव क्यों बेटा, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मोर नेगेटिव इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि एक बात बहुत कायदे से समझ लीजिए और जान लीजिए, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जो गैसियस एटम तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें क्या होता है, हीट तेजी से निकलती है। बात समझ ना, हीट क्या होती है, तेजी से निकलती है। यहां पर देखा आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, लो है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे हो जाएगी, मोर नेगेटिव। तो आइए जरा देख लेते हैं ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, चलो पहला तो मिल गया। एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ जी सर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ। आप देखो, आपको यहां पर पहला क्या दिया गया है, CH दिया गया है, ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, CO दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो CO है ये कैसा है बेटा, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन हो गया, फिर क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। देखो बेटा, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है कार्बन, ठीक, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, CH की होती। क्यों, क्योंकि मालूम होना चाहिए बेटे यहां पर क्या कि CH जो है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एटम कैसे हैं, छोटे हैं, तो जब एटम का साइज छोटा होगा तो लेंथ भी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल द एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक 2 OH बॉन्ड इज नॉट द सेम, दैट इज, यहां पर ये आपको मिल रहा है H2O है, तो देखो पहले जो H2O है, ठीक है, या HOH है, तो मैं एक बॉन्ड को जब तोड़ रहा हूं तो ये जा रहा है H में और एक इसमें आ रहा है बेटा OH में आ रहा है, ठीक। फिर वहीं पर से OH बॉन्ड जब टूट रहा है तो ये किस में जा रहा है, H और O में आ रहा है। यानी यहां पर आपने देखा जब पहले स्टेप में जो एटमाइजेशन यानी एटम्स के फॉर्म में जो बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है इसमें कितना है बेटा, यहां पर है 502
और इसमें आपको कितना मिल रहा है 427, 420 नहीं बेटा 427। व्हाट शुड बी द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, मीन बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा है। OH बॉन्ड की मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, OH बॉन्ड मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में, ठीक है क्या है H2O मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंथैल्पी अगर बोला जाए, व्हाट शुड बी द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड की मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। यहाँ कितने OH बॉन्ड है, 2 OH है ना, देखो एक इधर से HOH 2 OH बॉन्ड हुए ना, तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। तो मीन बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी बराबर दोनों को ऐड कर दो, यानी 502 प्लस 427 और एवरेज है 2 OH है तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा थर्ड, यानी 464.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हो जाएगा एवरेज बॉन्ड के लिए, क्योंकि 2 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। बॉन्ड एनर्जी है, आपको पता बॉन्ड एनर्जी, जैसे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा -71, तो ये क्यों नहीं हो सकता। पहली बात तो ये ऐसे ही गलत कर देना बिना कैलकुलेशन के, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती सर, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जो होती है उसमें पॉजिटिव साइन ही होता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 4th, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है डाइपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो यहां पर बिल्कुल क्लियर रखो, डाइपोल मोमेंट जो है ये हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, ये जो कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं ये याद रखिए, ये बेटा डाइपोल मोमेंट की नहीं, ये एक प्रकार से बॉन्ड मूवमेंट की होती है, ठीक है। किसकी है, बॉन्ड मूवमेंट की। तो जब बॉन्ड मूवमेंट निकालना हो तो हम लोग ये करेंगे, लेकिन यहां पर पूछा गया डाइपोल मूवमेंट। अब सबसे पहले अगर देखा जाए H2O, HF और NF3 में, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका, H2O का, फिर HF का, और फिर किसका NF3 का, और NF3 के बाद में किसका है, BeF2 का है। ऐसा समझ लो, ये जो तुम्हारा BeF2 है तो ये हो गया F और ये हो गया क्या F, ठीक है। यहां पर जब आए तो आपने देखा इसका वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इसके वेक्टर की डायरेक्शन इधर है ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। NF3 का जब निकालते हो तो NF3 में देखो भैया ये नाइट्रोजन है, ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसमें वेक्टर की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ जाएगी। ये है फ्लोरीन, ये है कैसा फ्लोरीन, और ये यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। समझना ध्यान से, ऐसे जब देखोगे तो इसमें वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है और इस तरफ है, ये जो है इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये ऐसे जा रहा है। अब आप देख रहे हो इसको हम लोग ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, ये हो गया कैंसिल आउट हो गया, बात समझे ना, ठीक। ये देखो ऐसे कैंसिल आउट हो जाए, तो एक तो कैंसिल आउट कर, लेकिन बाकी तो रहेंगे ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात समझ में आई ना, इसलिए बाकी HF और H2O में किसका ज्यादा, H2O का ज्यादा। डाइपोल मोमेंट जो है वो डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1.84 के आसपास किसका आता है बेटा, H2O में आता है, ठीक है, डिबे में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, H2O, HF, NF3 एंड BF3, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। देख लो आराम से समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करो बेटा बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर आपके सामने है और वो क्या है बेटा, Which of the following pairs of compound is isoelectronic and isostructure? देखो isoelectronic का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है ना, और isostructural का मतलब होता है क्या, सेम स्ट्रक्चर्स हो, ठीक। तो जब कभी भी आपके सामने एक वर्ड आता है क्या, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद में अगर देखोगे क्या हो जाएगा, आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल, तो आइसोस्ट्रक्चरल क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, है ना, कैसा हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर। क्लियर है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, सेम स्ट्रक्चर, ये तुम्हारे सामने है। अब हमें यहां पर निकालना, पहली बात तो ऐसे ही देख लो भैया, बेरिलियम और जिनॉन सेम ही नहीं हो सकते भैया, और अगर इनसे भी ना पता हो तो आप ऐसे लिख दो Cl2F2 सेम नहीं होंगे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। टेल्यूरियम एंड जिनॉन, यहाँ I2 है यहाँ F2 है, ये भी गलत हो गया।
IF2 XEF2, गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। यहां पर कैसे देख सकते हो मैं आपको बता दूं। लास्ट इलेक्ट्रॉन XeF2, देखो XeF2 का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाता है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2, बॉन्ड पेयर यानी 2, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 8 में से 2 गया 6, यानी 3 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, कितना पेयर है, 3 पेयर है, टोटल आ जाएगा सम 5, सम आया 5, और 5 का मतलब हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3d। sp3d में जब 3 लोन पेयर होंगे तो 3 लोन पेयर में स्ट्रक्चर इसका हो जाता है लीनियर। बात समझ में आएगी ना। IBr2 में देख लो भैया, IBr2 माइनस, इसमें जब देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2, और लोन पेयर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया, बच गया 6, 6 का मतलब हो गया 3 पेयर, और 2 और 3 जब जोड़ा गया तो 2 और 3 जोड़ने के बाद ये कितना आ गया बोलो 5, 5 आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और 3 लोन पेयर है तो ये भी कैसा हो गया, लीनियर हो गया। अब आप देखो दोनों के स्ट्रक्चर्स लीनियर आ रहे हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने तो जोड़ लो, आखिरी वाले देखो 2 ब्रोमीन यहाँ, 2 ब्रोमीन, तो आखिरी में 7-7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और वैसे भी जोड़ दो। इसके साथ आयोडीन के कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं वैलेंस शेल में, एक और जुड़ गया तो हो गया 8, दोनों के वैलेंस में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, हो गया बराबर। ब्रोमीन में देख लो Br2 और F2 में, तो ये तुम्हारे सामने क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना, बोलो यार, ये तुम्हारे सामने है, इसको आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलो भैया, ये 4th ऑप्शन है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन 4th के बाद में आ जाए, 5th बाद है, 5th के बाद में 6th आ गया। ठीक है, 6th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। एक बात तुम्हें मैं बता दूं, जब भी कभी भी कोई स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी बतानी होती है, तो आपको पता है सेप हम लोग VSEPR थियरी में पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, उनके सेप्स पढ़ते हैं। ये भी पढ़ते हैं कि जब बॉन्ड पेयर को हटा करके लोन पेयर लाते हैं तो लोन पेयर ऐसी पोजीशंस पर बेटे रखे जाते हैं जहां पर रिपल्सन मिनिमम हो, और रिपल्सन मिनिमम होने से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई ना। तो अगर देखा जाए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल, बात समझ में आई ना, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर कभी भी आपको 2 तरीके के बॉन्ड दिए, एक तुमको दिया गया एक्सियल बॉन्ड, है ना, एक्सियल, और दूसरा कौन सा दिया गया हो, इक्वेटोरियल। एक्सियल और कैसा हो, इक्वेटोरियल दिया गया हो। एक तुम्हारे पास में एक्सियल है और एक कैसा इक्वेटोरियल। तो तुम्हें पता है एक्सियल बॉन्ड को हटा करके लोन पेयर नहीं लगाना है, किसको हटा करके, इक्वेटोरियल बॉन्ड को हटा करके लोन पेयर लगाना है। तो आप देखो यहां पर ClF3 है, ClF3 में अगर हमें लगाना है तो ClF3 में 2 लोन पेयर है, यहां देखो दोनों एक्सियल पर है, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि एक्सियल को हटा करके लोन पेयर लगाया। यहां एक इक्वेटोरियल है और एक कैसा एक्सियल, तो ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट। क्यों, दोनों लोन पेयर जो है वो कहां पर है, इक्वेटोरियल पर है, तो फर्स्ट वाला स्टेबल क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हम कहेंगे यहां पर क्या, बोथ लोन पेयर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। जब दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं तो हम लोग कहेंगे क्या, ये तुम्हारे सामने स्टेबल हो जाएगा, तो इट विल बी फर्स्ट। क्लियर है। आजा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बेस्ड है VBT पर। VBT जानते हैं ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा क्या, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप, फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH3, CH4 and CH4, NH3 and H2 etc. in terms of। देखो पहली बात तो जो तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और दूसरा जहां पर जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें अगर देखा जाए तो शेप और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो पहली बात तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज वहां पर पता चलेंगे ना जहां पर बॉन्ड डायरेक्शनल होगा, और बॉन्ड डायरेक्शनल होगा तो ओवरलैपिंग होगी। बात समझे ना, शेप्स
तभी पता चलेंगे जब हमको ज्योमेट्री पता चलेगी। ज्योमेट्री पता लगने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर वीबीटी दोनों के बारे में बताती। पहली बात तो ओवरलैपिंग के बारे में बताएगी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएगी, यानी आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। वीबीटी ओवरलैपिंग के बारे में बताएगी और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगी। बात समझ गए ना? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? एमओटी। बात समझ में आ गई? एमओटी, क्लियर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। वायबल मतलब होता है जो एग्जिस्ट ना करे, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। यहां पर अगर देखते हैं He2 प्लस, He2 प्लस, फिर है He2 प्लस, क्लियर है? H2 माइनस और H2 माइनस। देखो इसमें जो होगा ये होगा फोर्थ ऑप्शन। कैसे? आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, ठीक है? और स्टार्टिंग में जो हम लोग देखते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? और फिर क्या आता है? यानी कि एनर्जी हमेशा इसकी ज्यादा होती है, फिर होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही तो होता है ना, यही तो है। देखो स्टार्टिंग के जो ये होते हैं, ये दोनों बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इनको बेटा हम लोग लिख सकते हैं दो से, के और के से लिखते हैं। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो भैया भर दो इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस 2/2, आंसर आ जाएगा 0 यहां पर। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, यानी नॉट एग्जिस्ट। तो वायबल मॉलिक्यूल मतलब ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइएगा। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज टू डायमैग्नेटिक। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करे और वहां पर पीएम से डीएम हो जाए, यानी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से किस में चला जाए? डायमैग्नेटिक कैरेक्टर चला जाए। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसको बोला जा रहा है। समझ गया ना बात को? ठीक है, अब जरा समझिएगा, इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है और समझना है। कैसे? जरा देखिएगा। पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका देख लो, ऐसे होता है भाई। यहां से सुन लो भाई, 10, ठीक है, ऐसे सुन लो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? ऐसे बता, 10, 11, 12, 13 और फिर ये बीच में ऐसे लिख देना 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये हो गया। जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर यहां पर तुम्हारे पास में आता है, बॉन्ड ऑर्डर जो आता है ये 14 है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना आ जाएगा? 3। अब यहां पर जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो घटाते जाना, 2.5, 2, ये कितना हो गया बेटा? 1.5 और ये हो गया 1। ओके, बात समझे ना? ये तुम्हारे पास में बॉन्ड ऑर्डर हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। आओ जरा यहां पर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। और यहां पर कितना हो गया? जल्दी से बताओ बेटा। 15, एक इलेक्ट्रॉन कम, तो 15 वाले का हो गया 2.5। बताओ यहां पर बढ़ा या घटा? अब तुमको पता है O2 पैरामैग्नेटिक होता, अभी भी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, यानी यहां बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक ही बना हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। N2 है, टोटल यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, N2 प्लस 13 हो गया, तो 13 का कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 2.5 हो जाएगा। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर तो घट रहा है, ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? घट रहा है। देख लो, कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर है इंक्रीज्ड, पहले गलत हो गया, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। O2 से O2 2 माइनस, देखो इधर बॉन्ड ऑर्डर है 2, और जब O2 2 माइनस हो जाएगा तो कितना? 16 और 2 कितना हो जाएगा? 17, 1, 18 और 18 जब होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 1। यहां भी देखो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, गड़बड़ हो गया।
अब 3 ऑप्शन गलत है तो एक ही सही हो जाएगा, कौन सा? फोर्थ वाला हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया देखो तुम्हारे सामने। अब ऐसे निकाल के देख लो कितना है, 8 और 7। अरे भाई देखो इसका कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 और 7 15, ये है 2.5, ठीक है। और 15 है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, वो 14 यानी हो गया 3, ठीक है। 15 था 14 हो गया, पैरामैग्नेटिक था पहले 15 क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये है पैरामैग्नेटिक और ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर इंक्रीज हो रहा है, बात समझे ना। आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, देख लो आराम से, क्लियर कर लो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहां पर 10। ड्यूरिंग O2 टू O2 माइनस, देखो जब भी O2 से O2 माइनस में चेंज होगा तो O2 से O2 माइनस आ रहा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। इसका कितना हो जाएगा, 17 हो गया ना, 17 हो गया तो एक कम कर दो बेटा, 1.5 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। लेकिन कह रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो कहां पर ऐड होगा। देखो एक बात याद रखना, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, इसीलिए O2 में 2 अनपेयर्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कहां पर ऐड होगा, एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा, और यहां पर एंटी बॉन्डिंग में कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, पाई स्टार ऑर्बिटल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट इसका। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन, Bm बोर मैग्नेटॉन होता है, कह रहा इट में बी, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइऑक्सीजन जो है इसमें 1.7। एक बात याद रखो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, यही तो होता है ना, n इंटू n प्लस 2। n क्या होता है और यूनिट इसकी होती है Bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन। n होता है क्या बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। यहां पर ये है तुम्हारे पास, बात समझ लो अच्छे से, देख लो भैया, ठीक है। 1.73 जो है ये है कितना, 1.73 तब होगा जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो, 1 हो, ठीक है बेटा। याद रखना यहां पर O2 है, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आएगा नहीं, O2 में 2 अनपेयर्ड, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक बचा है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक बचा, भैया मिल गया ऑप्शन, देखो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में 1 अनपेयर्ड, भैया O2 में एंटी बॉन्डिंग साइट में, एंटी बॉन्डिंग में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक आएगा है ना, तो या एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, तो एक अनपेयर्ड बचा रहेगा ना। तो दोनों सिचुएशन में ही अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ये ध्यान रखिएगा। चले आगे, ओके बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 12 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थियरी। ओ माय गॉड, ऑक्टेट थियरी का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थियरी, क्लियर। चलिए तो ड्रॉबैक देखते हैं हम लोग यहां पर क्या होता है ऑक्टेट थियरी का, ओके। तो यहां पर देखिए ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी क्या है। इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की केमिकल इनर्टनेस के बारे में जो है क्या कहते हैं कि ऑक्टेट रूल में बताया। हाउएवर सम नोबल गैसेस कम है, नहीं भैया ये बात देखो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं थी, ठीक है। जिस थियरी देखा जाए वहीं पर तो क्या कह रहा है, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, दिस थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार से इसका ड्रॉबैक ही था। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। इसका जो आंसर होगा ये सारे ड्रॉबैक से बेटा है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन पर ये क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं,
अगला क्वेश्चन है, ये आपको स्टेटमेंट टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है, और वो स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसा कि इसमें था, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, रिलेटिव यानी कि आपको ड्रॉबैक्स दिए गए थे तो ये सारे के सारे करेक्ट थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसके बारे में बताएंगे। कह रहा है कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही। कैनोनिकल का मतलब होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल जो चीज होगी क्या उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस होगा? नहीं सर, नहीं हो सकता। द कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ठीक। अगला है सेकंड, द मॉलिक्यूल does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other canonical form। सही है। कह रहा है the molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form, ठीक। कुछ certain time interval के लिए one canonical form में अगर देखा जाए तो नहीं, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म जो होते हैं वो तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो तो किसी के भी हो सकते हैं, बनते रहते हैं भाई, ठीक है, और वो एक ड्यूरेशन के लिए होते हैं, तभी तो हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। देयर इज नॉट सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एज वी हैव बिटवीन टॉटोमेरिक फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। कैनोनिकल फॉर्म अलग है, ठीक है, और टॉटोमेरिक फॉर्म अलग। टॉटोमेरिज्म में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन जो होता है अल्फा पोजीशन पे उसका माइग्रेशन कराते हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्लियर हो गया ना? तो तीसरा भी सही। कह रहा है द मॉलिक्यूल सच एज हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर which is the resonance hybrid of canonical form and which cannot such as be depicted by a single Lewis structure। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबका मिला जुला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाँ, सिंगल स्ट्रक्चर से हम लोग उसको नहीं दर्शा सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सही है, तो हो जाएगा बेटा क्या, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है, सारे सही हैं, इनको अच्छे से पढ़ करके आप बता सकते हैं। अगला है असर्शन रीजन टाइप है, जिस तरीके से नीट में इस बार भी आए थे और पिछले बार भी आए थे। सल्फर फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेड। सल्फर जो है वो कई सारे कंपाउंड बनाता है जिसमें ऑक्टेट रूल जो है वो ओबे किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भैया। अपने आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए लोग तो करते हैं, लेकिन सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, राइट। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी, ये गलत है भैया। डी ऑर्बिटल वैकेंट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, SF4 मॉलिक्यूल हैज 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा जी, SF4 जो है इसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए गए। अब एक बात याद रखना, SF4 जो है इसमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको मालूम होना चाहिए बी वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों बी वाला ज्यादा स्टेबल? क्योंकि लोन पेयर जो आ रहा है वो अब कैसा आ रहा है, इक्वेटोरियल पर आ रहा है ना। कह रहा है इन विच स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल देन ए, सही है बिल्कुल, ठीक है, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक। तो ये असर्शन है। लोन पेयर रिपल्सन डिसाइड द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। लोन पेयर रिपल्सन जो है वो डिसाइड कर रहा है ना, क्योंकि लोन पेयर यहाँ इक्वेटोरियल पर है और इक्वेटोरियल पर जो होगा तो कम रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पर देखा जाए तो सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा बेटा, ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाइए 16 पर। देखो भैया SF4 का जो होता है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, सीसॉ शेप होता है। IF5 का अगर निकालने पर आओगे तो IF5 का देखो ऐसे निकाल लेते हो, ठीक है। कैसे IF5 का देखो भाई, बॉन्ड पेयर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। लोन पेयर निकालोगे तो 7 होता है, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 का मतलब हो गया 1 लोन पेयर, है ना। अब इनका सम आया कितना, 6, और 6 का मतलब हो गया बेटा sp3d2, ठीक है। कोई है sp3d2, फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इतने से ही को मैच कर जाए, ए का थर्ड अबे एक ही ऑप्शन में भाई, सेकंड ऑप्शन में, ये लो करेक्ट हो गया, इतने से। मुझे लगता है मैचिंग टाइप वाले बड़े आसान होते हैं। ये देखो ये नैप्थलीन होता है बेटा, और नैप्थलीन जो है ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के साथ साथ ये बेंजीन टाइप का देखो दिख रहा है, तो हो जाएगा बेंजीनॉइड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया ना, राइट।
चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर, आईयूपीएसी का है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए गए। आपको पता है प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में क्या हो जाता है साइड ग्रुप, साइड ग्रुप के बाद में क्या हो जाता है साइड चेन। ठीक है, क्या हो जाएगा साइड चेन, साइड ग्रुप एंड साइड चेन, ये हो जाता है। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है सर, इसको आपको ध्यान में रखना और समझ कर रखना, साइड ग्रुप एंड साइड चेन। चलो जल्दी से बताना इसमें क्या हो जाएगा। यहां पर अगर देखोगे तो ये CH2 है और ये CH3 है, यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। चलो और इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम हो जाएगा बेटा, 3,5 डाइमेथिल, 3,5 डाइमेथिल, ठीक है, 4 प्रोपाइल, 1 2 3 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल हो गया, 4 प्रोपाइल। और क्या है यहां पर जल्दी से बताओ, 3,5 डाइमेथिल 4 प्रोपाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्ट, हेप्ट 1 इन 6 आइन, ये इसका नाम है। जो ऑप्शन मैच करे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3,5 डाइमेथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लो, चलो बाबा आगे बढ़ जाओ, यहां पर है 19 पर। अब देखो इन सब में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है CO की, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 एंड 6। ठीक, चलो बता दो क्या हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी, एक ही है, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ओन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हाँ यानी 18 का भी फोर्थ सही है और 19 का भी फोर्थ सही है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इसके सामने इनका स्ट्रक्चर, यानी आईयूपीएसी नेम है और सामने स्ट्रक्चर्स हैं। पहले हेक्स 1,3 डाई इन, पहली बात तो यहां देखो एक थोड़ा सा ये है कि जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो हम लोग ए वर्ड लगा देते हैं, तो हेक्स की जगह क्या हो जाएगा ये हेक्सा, हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन। ठीक, तो हेक्सा जो होगा 1,3, तो यहां पर देखो ऐसा स्ट्रक्चर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ये फिफ्थ दिया, यानी ए का हो जाएगा कौन सा 5, 2 क्लोरो हेक्सेनोन, 2 क्लोरो हेक्सेनोन, 2 क्लोरो हेक्सेनोन, कोई मिल रहा है यहां पर 2 क्लोरो हेक्सेनोन, सॉरी 2 क्लोरोहेक्सेन है, हाँ बिल्कुल सही बात, 2 क्लोरोहेक्सेन, तो 2 क्लोरोहेक्सेन हो जाएगा बी का फोर्थ, ठीक है ना, बी का फोर्थ। पेंट 4 इन टू ऑल, पेंट 4 इन टू ऑल, सेकंड ऑप्शन है भैया, वो पेंट 4 इन टू ऑल है ना, ये सेकंड वाला हो जाएगा। अब तो कोई ना कोई मैच ही कर गया होगा, ए का 5 बी का 4, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा ही आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, ये गंदे गंदे स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। CO के बगल में अल्फा CH यानी देखना है हमको, तो देखो भैया ये है यहाँ पर, ये हो गया क्या बेटा अल्फा, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन 2, मतलब ये टॉटोमेरिज्म देगा। यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 हाइड्रोजन प्लस, ये सिस्टम जो है ये कॉन्जुगेशन में है तो गामा वाला भी अल्फा मान लिया जाएगा, तो ये भी देगा। यहां पर आ जाओ, ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा है, H और H यानी ये भी देगा। तो बेटा ये तीनों देंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों टॉटोमेरिज्म देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। इसमें अगर देख रहे हो तो कह रहा है इनॉलिक फॉर्म ऑफ एथिल एसिटोएसिटेट में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। अच्छा जी, ठीक, अब कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो देखो पाई बॉन्ड पहले गिन लो, पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 हैं, 2 पाई बॉन्ड आपको 2 ऑप्शन में मिल रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन कट कर दो और ये ऑप्शन कट कर दो, जहां जहां 1 पाई बॉन्ड बचा, 2 ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर होता है यहाँ पर क्या
नंबर ऑफ एटम -1, जितने एटम है उनमें से 1 माइनस कर देना, आ जाएगा। चलो एटम गिन लेते हैं, आराम से कर लेना। 3 और 1 4, 5 6 1 7, 8 9 1 10 11 हो गया, 11 1 12 12 13 14, 14 और 5 19। ठीक है, क्लियर। 19 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 18। लो ये 18 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, आ गया ना समझ में, क्लियर, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा कंपाउंड आपको बताना है जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, समझे ना, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी, अच्छा सारे बॉन्ड हो। चलो ठीक है भैया, इसका आंसर जो है ये है ब्लू विट्रियोल। फर्स्ट कैसे पता, देखो इसको रियलिटी में हम लोग लिखते हैं क्या, CuH2O द होल 4, ठीक है, ये हो जाएगा SO4 डॉट 5H2 डॉट H2O डॉट H2O। तो बेटा ये जो बाहर H2O है ना, ये बाहर वाला H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये वाला कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। यहाँ कोवेलेंट होंगे, जब इनको अलग करोगे तो आयनिक हो जाएगा, क्योंकि ये तुमको पता ही है ऐसे भी तो ब्रेक हो जाएंगे ना, कैसे CuH2O द होल 4, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2+, ठीक है, और ये क्या है बेटा SO4 2 माइनस, समझ गए ना, तो ये आयनिक भी एक प्रकार से हो गया। SO4 में कोवेलेंट, यहाँ H2O में जो कोवेलेंट पाया जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका नाम भी जानते हो सारे लोग, क्या होता है बेटा, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ठीक है ना, ब्लू विट्रियोल हो जाएगा। इसको रियलिटी में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, इसमें सभी तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये जो H2O बाहर, अंदर वाला H2O कोऑर्डिनेटेड होगा, जबकि बाहर वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कह रहा है बॉन्ड एंगल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल्स। यहां पर बॉन्ड एंगल्स बोला गया, तो देखो ऊपर से नीचे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इन सब पे हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। यहां पर हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा, ये होता है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो घटने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, नहीं उल्टा, यहां पर क्या बॉन्ड एंगल है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, 1 मिनट। यहां पर देखो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी बॉन्ड एंगल जो है वो घटता जाता है, घटता जाएगा ना, तो बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ऐसे समझो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट इसका, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट यहां पर जब देख रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर के इनवर्स में आ जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हो बॉन्ड एंगल जो होगा उसके इनवर्स। बॉन्ड एंगल कम तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आई ना, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट, ओके। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।